आज की जो हमारे आज की इस जो चर्चा है, इसकी जो की ड्राइवर्स हैं, वे की ड्राइवर्स आपके सामने हैं। वेलफेयर का मतलब क्या है, पब्लिक वेलफेयर किसे कहते हैं, राज्य की क्या भूमिका है, संविधान का क्या रोल है, क्या स्कोप है और आगे जाने का मार्ग क्या हो सकता है। सबसे पहले राज्य की चर्चा करूंगा। राज्य ऐसी इकाई है जो अगर प्राचीन काल में देखें तो राज्य करके तो कोई इकाई नहीं हुआ करती थी। राजा हुआ करते थे, वे ही निर्णय करते थे। राजा के ऊपर यदा कदा धार्मिक लोगों का नियंत्रण हुआ करता था। पश्चिम की जो अवधारणा है राज्य और राजा की, और भारतीय जो अवधारणा है राज्य और राजा की, दोनों अलग अलग है। पश्चिम की अवधारणा है किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कोई गलती नहीं करता, राजा से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये पाश्चात्य अवधारणा है। इसका अर्थ है कि राजा सबसे बड़ा है, सर्वोच्च है, क्योंकि वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। चूंकि वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, चूंकि वो गॉड का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष रूप से जो क्रिश्चियन फिलॉसफी थी वो कहती थी कि इसीलिए राजा कोई गलती नहीं कर सकता, किंग कैन डू नो रॉन्ग। और इस कारण से राजा अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते थे। प्रजा की भलाई, प्रजा की बात को सुनना उसके लिए सेकेंडरी बातें थी, द्वितीयक बातें थी। पब्लिक का वेलफेयर, लोक कल्याण उसके लिए द्वितीयक बातें थी। हम उनका अपना जो वेलफेयर था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। भारत में जो अवधारणा थी आरंभ से ही बिल्कुल अलग अवधारणा थी। प्राचीन भारतीय दर्शन जो था वो यह नहीं मानता था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। वह मानता था कि गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए राजा भी गलत कर सकता है, और इसलिए राजा के ऊपर भी कोई है। और वो ऊपर कौन है? उस समय उसको हम कहते थे धर्म। धर्म का शासन था। धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है। धर्म का मतलब वह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है जो हमारे आपकी जिम्मेदारी के कारण हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे पिता का धर्म है अपने बच्चों का लालन पालन करना, पति का धर्म है पत्नी का ध्यान रखना, पत्नी का धर्म है पति का ध्यान रखना, पुत्र और पुत्री का धर्म है अपने माता पिता की बातों का ध्यान रखना, उनका केयर करना। शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना, विद्यार्थी का धर्म है शिक्षा को ग्रहण करना। आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है प्यास बुझाना। उसी तरह राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है इस प्रकार से राज्य करना कि जनता को तकलीफ ना हो। जनता की जो बात है सबसे महत्वपूर्ण है। यह भारतीय अवधारणा थी। राजा खुद भी जो है कानून से बंधा हुआ था। और आप देख सकते हैं, अगर इसका स्रोत देखना हो, सो बृहद अरण्यक उपनिषद में यह बात कही गई है, लॉ इज द किंग ऑफ द किंग्स। राजाओं का राजा कौन है? विधि है। फार मोर पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल है कौन है? लॉ पावरफुल है, किंग नहीं पावरफुल है। रिजिड देन दे, जितने रिजिड राजा हो सकते हैं लॉ उनसे ज्यादा रिजिड है।
नथिंग कैन बी माइटियर देन लॉ, लॉ से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। देखिए भारत की अवधारणा में कितनी जबरदस्त अवधारणा थी रूल ऑफ लॉ की, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ की अवधारणा कितनी पुरानी है। हम तो अक्सर ही लॉर्ड कोक से शुरू करते हैं, डाइसी महोदय को रूल ऑफ लॉ का जनक मानते हैं, पर आज के बाद आपको जब रूल ऑफ लॉ लिखना हो तो जरूर ही आप बृहद अरण्यक उपनिषद का जिक्र करें कि यहाँ बहुत पहले ही, हजारों साल पहले ही कह दिया गया कि नथिंग इज माइटियर देन लॉ, लॉ से बलशाली कोई नहीं है। बाई हुज एड एज बाई दैट ऑफ द हाइएस्ट मोनार्क इवन द वीक में प्रिवेल ओवर द स्ट्रॉन्ग। लॉ की सहायता से जो सबसे कमजोर है वह भी मजबूत के पर भारी हो सकता है। यह एक अवधारणा हमारे देश में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत पहले से है। ये इसका संस्कृत का श्लोक है जो आपके सामने रख रहा हूं मैं। अब हम आते हैं, जब हमने ये कंसेप्ट देख लिया कि राज्य का क्या अर्थ है, तो अब आते हैं कि वेलफेयर का क्या अर्थ है। वेलफेयर दो प्रकार का होता है। एक तो वेलफेयर का मतलब है कल्याण। एक वेलफेयर में इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो केंद्र में है, मेरा कल्याण, बहुत हुआ तो मेरे परिवार का कल्याण। यह व्यक्तिवादी सोच है। संविधान का जो भाग 3 है वह शुरुआत के दौर में 1950 से शुरू करके और हम कहें 1980 तक, लगभग 80 तक ये इंडिविजुअलिटी का दौर रहा, और उसके बाद से इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअल वेलफेयर, व्यक्तिगत जो कल्याण है वह जारी रहा, लगातार जारी रहा, अभी भी जारी है। यह भाग 3 में है। पर भाग 3 में ही समय के साथ ग्रुप राइट्स की कल्पना आई, जिसको हम थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स भी कहते हैं। ग्रुप राइट्स का मतलब राइट टू एनवायरमेंट, पर्यावरण का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार। इस तरह के कई अधिकार 80 के दशक से, 80 के बाद से आने शुरू हुए, और इंडिविजुअल राइट और पब्लिक राइट के बीच में कन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि पटाखों पे प्रतिबंध लगाया गया। पटाखे चलाना हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन चूंकि पर्यावरण का नुकसान होता है तो पब्लिक वेलफेयर में हमारे जो व्यक्तिगत हित हैं उनको रोका गया। तो ये था इंडिविजुअल वेलफेयर। दूसरा है पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर में पब्लिक जो है वह सेंटर पे होती है, इंडिविजुअल केंद्र में नहीं होता है। यह भारतीय अवधारणा है। भारतीय अवधारणा कहती है कि हमेशा हमारे केंद्र में जन होता है, व्यक्ति नहीं होता है। जनता का हित सर्वोपरि होता है, और जनता के हित के लिए, बड़े हित के लिए छोटे हित को कुर्बान करना होता है। यह पब्लिक वेलफेयर का जो कंसेप्ट है हमारे संविधान में मुख्य रूप से भाग 4 में दिया हुआ है। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। उसमें राज्य का कर्तव्य बता दिया गया है। यह राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का अधिकार नहीं होगा, कर्तव्य होगा। भाग 3 में व्यक्ति के अधिकार बताए गए हैं। वहां भी एक प्रकार से राज्य का कर्तव्य है कि आप व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर इंडिविजुअल वेलफेयर की बात हो रही है, वहां एक ऐसे वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है भाग 3 में जो कि व्यक्ति के हित को महत्वपूर्ण समझता है।
पर भाग 4 में एक ऐसे राज्य की बात हो रही है जो लोकहित को महत्वपूर्ण समझता है, और इसलिए राज्य की ड्यूटी दी गई है कि राज्य की ड्यूटी है, फंडामेंटल है राज्य के लिए कि वह जो है इनको लागू करे। तो लोकहितकारी राज्य की जो कल्पना है मुख्य रूप से उसको कैसे साकार करना है, क्या लक्ष्य है, ये भाग 4 में दिया गया है। अगर हम अनुच्छेद 38 देखेंगे उसमें साफ साफ लोक मंगलकारी राज्य की अवधारणा प्रत्यक्ष रूप से कही गई है कि लोक मंगलकारी राज्य की स्थापना करना इस संविधान का उद्देश्य है, हर सरकार का उद्देश्य है। भाग 4 को अगर हम देखें जो कि मौलिक कर्तव्यों, मूल कर्तव्यों की बात करता है या ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल देता है, तो भाग 3 हमें अधिकार देता है, भाग 4 को हमें कर्तव्य देता है। 4 को का जो कर्तव्य है जिसे बाद में डाला गया है उसमें भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो देश को वेलफेयर स्टेट बनाने में, लोक मंगलकारी राज्य बनाने में सहयोगी हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहने का प्रावधान है। कोविड के दौरान इस देश ने एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग किया। डॉक्टर, पुलिस के लोग, मीडिया के लोग, सफाई कर्मचारी ये फ्रंट पे रहे और लोक कल्याण के लिए लगे रहे, और उनमें से कई लोगों की जीवन भी उसमें समाप्त हो गया। जनता ने भी, हम लोगों ने भी अपने स्तर पर जहाँ जितना संभव हो सका एक दूसरे का सहयोग किया। यह सहयोग केवल नैतिक सहयोग नहीं था। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को देखेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी यह सहयोग है, कानूनी सहयोग हमें देना है। यह एक बात साफ साफ फंडामेंटल ड्यूटी में कही गई है कि जब भी देश के लिए ज़रूरी हो हमें अपनी नेशनल सर्विस देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, वेलफेयर स्टेट की कल्पना हमारे संविधान में भाग 3 में, भाग 4 में और भाग 4 क तीनों में समाहित है। इसके अलावा भी और प्रावधान है। प्रियम्बल भी देखेंगे तो हम कहते हैं कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यह भी वेलफेयर स्टेट की कल्पना का ही एक हिस्सा है। लेकिन इसके पहले एक बात ध्यान रखें कि जो हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, राज्य जो है शुरू हमेशा से ही वेलफेयर स्टेट नहीं रहे। वो फिर लेसे फेयर स्टेट थे, LASSIZFAIRE, लेसे फेयर स्टेट। लेसे फेयर स्टेट का मतलब है कि ऐसा राज्य जो हस्तक्षेप नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए कहते हैं अहस्तक्षेपी राज्य, जिसको बहुत ज़्यादा हमारे वेलफेयर से मतलब नहीं है। उसका 3 ही काम था पहले, सिक्के चलाने का काम, फॉरेन अफेयर्स को देखने का काम, विदेशी मामलों को देखने का काम, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर को देखने का काम। इस 3 काम के अलावा आपका हेल्थ कैसे चलेगा, आपकी शिक्षा कैसे मिलेगी, विवाह वगैरह कैसे होंगे, पारिवारिक विवाद हो गया तो क्या होगा, खेती कैसे करेंगे, किसानी कैसे करेंगे, बीज कहाँ से आएगा, घर के जो बूढ़े लोग हैं, परिवार के जो बूढ़े लोग हैं उनका ध्यान कौन रखेगा, कोई दुर्भाग्यवश विधवा हो गई तो उनका ध्यान कौन रखेगा, कोई अनाथ हो गया तो उनका ध्यान कौन रखेगा। यह सब काम समाज पे छोड़ दिया गया। राज्य ने कहा हम इस पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम केवल 3 ही मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, फॉरेन पॉलिसी और सिक्के चलाने में। पर ये जो कंसेप्ट था, इसको हम वेलफेयर स्टेट भी कहते थे, इसी को पहले हम पुलिस स्टेट भी कहते थे। इस कंसेप्ट में समय के साथ परिवर्तन हुआ। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में, बाद में 20वीं सदी के आरंभ में वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया, जिस वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को भारत ने बहुत पहले ही अंगीकार किया हुआ है कि भाई हमें राजा का काम जनता का कल्याण करना है, अपना कल्याण नहीं करना है।
जनता की बात सुननी है, जन कल्याण के लिए राजा होता है। इसको भारत में बाद में विश्व में स्वीकार किया। 1940 के दशक से फिर लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वह बहुत तेजी से अपना स्थान ग्रहण करने लगी। और हमारा एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, हमारा सोशल सिक्योरिटी कैसे होगा, हम बीमार पड़ गए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा, राज्य को इसमें हस्तक्षेप करना होगा, ये बात साफ साफ कही गई। और इसलिए सारे प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में हमारे संविधान शिल्पियों ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब और अन्य जो संविधान शिल्पी थे उनके माध्यम से भारत के संविधान के भाग 4 में इसको रखा। जब भारत के संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था तो लौह पुरुष सरदार पटेल मौलिक अधिकार समिति के प्रमुख थे, उप समिति थी उसके प्रमुख थे। उनकी समिति ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की थी, प्रस्तुत की थी 1947 में, उसमें उन्होंने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी पार्ट 3 और पार्ट 4 में कोई अंतर नहीं रखा था, दोनों को एक साथ रखा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको कि लागू करना बहुत आवश्यक है, पर कुछ ऐसे हैं जिनको लागू करने में कई तरह की परेशानियां हैं। और अंत में संविधान सभा ने निर्णय किया कि अधिकार इस तरह के 2 भागों में रहेंगे, एक जो व्यक्तिगत अधिकारों से केंद्रित होगा और एक ऐसा जो कि समूह अधिकार होगा। तो शिक्षा का अधिकार हो गया, वेलफेयर से संबंधित प्रावधान हो गए, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित प्रावधान हो गए, स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान हो गए। इनको इस तरह के सभी प्रावधानों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया। इन प्रावधानों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डालने के पीछे का तर्क ये था कि इनको हम इन्फोर्स नहीं करा सकते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे 2-3 कारण थे। पहला कारण ये था कि हमारा देश आज़ाद हुआ था और नए संविधान की रचना के साथ हम गणतंत्र की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो एक नया देश बन रहा था। और नए देश में हम केवल अपना ध्यान कुछ मूलभूत अधिकारों की तरफ, समता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार आदि अधिकारों की तरफ रख सकते थे। तो इसलिए एक तो देश हमारा नया नया था, तो हम सब जगह केंद्रित, सब जगह अपने हाथ पैर नहीं फैला सकते थे। दूसरा कारण था कि ये जो अधिकार थे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिए गए थे, जो वेलफेयर मेजर्स के अधिकार थे, उनमें धन की बहुत आवश्यकता थी। और जो देश नया आज़ाद हुआ था, गरीब देश था। हमने 1947 में ना केवल आज़ादी पाई बल्कि हमारा देश के 2 टुकड़े भी कर दिए गए। और उसके बाद बहुत नरसंहार हुआ, उसका डर भी व्याप्त था हमारे अंदर। तो धन की कमी, धनाभाव था। धन का अभाव होने के कारण भी नीति निर्देशक तत्व में ऐसी बातों को डाला गया क्योंकि उस समय देश के पास धन की कमी थी। तीसरा कारण ये था कि जो वेलफेयर मेजर्स हैं बहुत सारे, वो उसके लिए समय की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे धर्म से जुड़े थे, हमारे कस्टम से जुड़े थे। इसलिए उसके लिए उसे छोड़ दिया गया। मिसाल के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले लें आप, उसको भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया गया। ये पब्लिक वेलफेयर का तो प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से क्रिमिनल लॉ को एकीकृत कर दिया गया है वैसे सिविल लॉ को एकीकृत करना भी थोड़ा समय लगेगा, यह उनके दिमाग में था। और इसलिए हमारे महान संविधान शिल्पियों ने वेलफेयर के जो मेजर्स थे उसको भाग 4 में रखा था। 3 प्रमुख कारण थे क्यों भाग 4 में रखा था। लेकिन समय के साथ साथ हमारा देश लगातार प्रगति करता गया, हम आगे बढ़ते रहे। बीच बीच में कई झंझावात हुए, कई परेशानियां हुई, देश को चीन का सामना करना पड़ा,
1971 में पाकिस्तान से भी हमारा मुकाबला हुआ, देश में इमरजेंसी लगी, इस तरह के झंझावातों का सामना किया हमने। लेकिन इसके बाद भी देश धीरे धीरे तरक्की करता रहा, और जब तरक्की करता रहा तो सरकार ने नए नए करके मेजर्स बनाए, और कई जो पब्लिक वेलफेयर के मेजर्स हैं वो आरंभ हुए। पब्लिक वेलफेयर के जो मेजर्स हैं उसके कारण कई तरह के कानून बनाए गए, सोशल सिक्योरिटी को लेके कानून बनाए गए, स्वास्थ्य को लेके व्यवस्था की गई, शिक्षा को लेके व्यवस्था की गई, और वास्तव में 21वीं सदी में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार घोषित हुआ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और 2009 में उसे लागू किया गया। स्वास्थ्य के अधिकार को निर्धारित करने में हम थोड़ा पिछड़ गए, पर उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस पर कुछ न कुछ ठोस कदम उठाएंगे। स्वास्थ्य के अधिकार के साथ एक और दिक्कत ये थी कि स्वास्थ्य जो है, लोग जो स्वास्थ्य है वो स्टेट लिस्ट का विषय है, और राज्य इसमें बुरी तरह विफल रहे, वो अपनी प्राथमिकता नहीं तय कर सके। जो धन आया उस धन का सही तरह से उपयोग नहीं हो सका, उस पर भ्रष्टाचार रहा। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा एरिया है जिस पर कि हमें अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है। मनरेगा जैसी योजनाएं आई, कई मेजर्स आए, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत सारे मेजर्स आए, दुर्भाग्य से जो विधवा हो जाते हैं उनके लिए मेजर्स आए। बहुत सारे कानून, बहुत सारी नीतियां केंद्र स्तर पर, राज्य के स्तर पर चल रही हैं, और अभी भी आगे भी चलेंगे। पर इसके बाद भी एक और नया परिवर्तन आया जिसे 2 मिनट में बता के ख़त्म करना चाहूँगा। वह परिवर्तन था कि राज्य की भी अपनी आर्थिक सीमाएं हैं। वेलफेयर मेजर्स किसके लिए, सब्सिडी किसके लिए? वो लोग जिनको उसकी ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं, जो स्वयं जो है प्राप्त नहीं कर सकते। पर इस प्रकार हो नहीं रहा था, ना हो रहा है अभी भी। अमीरों को भी सब्सिडी मिल रही है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक कार्य के सिलसिले में जब मुझे कुछ जगहों पर जाना पड़ता है तो फर्स्ट एसी का जब कभी कभी किराया बुक किया जाता है, उसमें भी ये लिखा होता है कि 43% सब्सिडी है। जो लोग फर्स्ट एसी में जा सकते हैं, जो लोग सेकंड एसी में जा सकते हैं, उनको सब्सिडी देने की क्या ज़रूरत है? उस सब्सिडी को तो गरीब लोगों को देना चाहिए। स्लीपर कोच को सब्सिडी ठीक है, जो हमारा चालू डिब्बा है, जो हमारा जो सामान्य जो डिब्बे हैं जिसमें सामान्य लोग सफ़र करते हैं, उसमें सब्सिडी आवश्यक है। लेकिन जो लोग एसी में सफ़र कर सकते हैं, फर्स्ट एसी सेकंड एसी में, उनको सब्सिडी देने की क्या ज़रूरत है? इसलिए सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, और हमें भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही है, हम इंडिविजुअल वेलफेयर, अपने परिवार के वेलफेयर की बात नहीं कर सकते। जनता का कल्याण, गरीब लोगों का कल्याण, सामान्य आदमी का कल्याण जिसमें है, उसी में देश का कल्याण है। समय के साथ साथ सरकार के पास धन का अभाव हो गया, तो उन्होंने कुछ वेलफेयर मेजर्स को कम किया है। मिसाल के तौर पर 2005 के बाद जो सोशल सिक्योरिटी को कम किया गया, पेंशन की जो व्यवस्था थी वो कम की गई, पर सरकार के क्षेत्र में जो लोग काम करते थे उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। मैं इसी मुद्दे को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि इस पर लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि पेंशन जो है सरकार ने समाप्त कर दिया है। ठीक है, पेंशन एक भारत में बहुत बड़ा मेज़र है, बहुत बड़ा सोशल वेलफेयर मेज़र है, पर पेंशन कितने लोगों को मिल पाती है? सरकारी सेवा में कितने प्रतिशत लोग लगे हैं? शायद 5% लोग भी नहीं लगे हैं। सरकार की तनख्वाह भी बढ़ गई है। सरकारी क्षेत्रों में जो तनख्वाह 2005 के पहले मिलती थी और अभी मिलती है, उसमें कई गुने का फ़र्क हो गया है। और इसलिए यह कहना बार बार कि लगातार पेंशन हमें मिलनी चाहिए, यह वास्तव में इस तरह की मांग करने से जो गरीबों को धन दिया जाना है, जो लाचारों को धन दिया जाना है, जो अनाथ बच्चों को धन दिया जाना है, जो विधवा लोगों के लिए हमें धन की व्यवस्था करनी है, जो नए नए विद्यालय हमें खोलने हैं बच्चों के लिए, जो कमज़ोर वर्गों के लिए उपाय करने हैं, उन कमज़ोर वर्गों के उपाय करने से हम बच जाएंगे। चुनाव में आजकल इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ
कि इस प्रकार का मुद्दा बनाकर केवल चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक वेलफेयर का काम लॉन्ग रन में नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सबों को, चूंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हम अपने परिवार के व्यक्ति हैं, ये हमारे फायदे के लिए जरूर है पेंशन, पर देश के हित में नहीं है कि इस तरह की पेंशन व्यवस्था लंबे समय तक लोगों को लागू की जाती रहे। तो पब्लिक वेलफेयर में एक परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन अवश्यंभावी है, और इस परिवर्तन से हमें जो है, इस परिवर्तन को इस आलोक में हमें देखना चाहिए। आखिरी में कहूँगा कि यदि हमें लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थिति है उसको हमें आगे बढ़ाना है, जो इसकी वर्तमान स्थिति है उसको और आगे बढ़ाना, बेहतर करना है, तो हमें ये 7-8 तरह के उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय है इंसेंटिवाइज। ऐसे कानून, ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो हमें इंसेंटिव दे, इंसेंटिवाइज करे, हमें आगे बढ़ाए काम करने के लिए, हमें एनकरेज करे। दूसरा है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का अर्थ है कि जो लोग इस काम को करने में सहयोग नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए कुछ प्यूनिटिव मेजर्स होने चाहिए। तीसरा है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब है कि जो ये काम, लोक कल्याण का काम चल रहा है, लोक कल्याण के इस काम में उसको रोकने, उसको जो चीजें उसे रोक रही हैं उसको कैसे पहले से प्रिवेंट किया जाए। जैसे करप्शन हो रहा है, करप्शन को पहले से कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो शासन ने पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जो है डिजिटाइजेशन शुरू किया है, इससे करप्शन पर काफ़ी लगाम लगी है। फैसिलिटेटिव। फैसिलिटेटिव का मतलब है कि केवल कानून बनाने से नहीं होगा, हमें उसके लिए फैसिलिटी भी पैदा करनी होगी, तो हमें फैसिलिटेटिव मेजर्स का उपयोग करना चाहिए। फिर हो गया एजुकेटिव। एजुकेटिव का मतलब सबको हमें जानकारी देना, ये विशेष रूप से अध्यापकों का और विद्यार्थियों का, और ये जो संविधान के सिपाही हैं, हम लोग सभी संविधान के सिपाही, उनका काम है कि एजुकेटिव मेजर्स जनता तक बताएं। आजकल तो सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताएं कि ये वेलफेयर मेजर्स हैं और ये वेलफेयर मेजर्स का उपयोग हम और आप कर सकते हैं, और अगर कहीं कोई वेलफेयर मेजर्स में कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। हम देखें कि जो हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, जो हमारे यहाँ ड्राइवर हैं, जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या क्या वेलफेयर मेजर्स मिलते हैं, और उन वेलफेयर मेजर्स को उनको उन तक पहुँचाने में उनका सहयोग करें। परसुएसिव। परसुएसिव का अर्थ है कि एजुकेटिव का तो अर्थ है कि हमें शिक्षा दी जाती है, परसुएसिव का मतलब है उसको बार बार बताना, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से बार बार रिक्वेस्ट करना, इसको कहते हैं परसुएसिव मेथड। और एक हो गया कंपल्सिव मेथड। कंपल्सिव का मतलब कुछ ऐसी स्थिति बनाना कि कंपल्सन हो हमारे पास कि वेलफेयर मेजर्स हमें लेने ही पड़ेंगे। जैसे इंश्योरेंस का सेक्टर है, तो हम इंश्योरेंस के लिए हम जो है जो पेंशन की स्कीम है, ऐसा कुछ किया जाए कि अपने धन का कुछ हिस्सा हम बचा करके रखें ताकि पेंशन में हमारा उपयोग हो सके। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य को बनाना केवल राज्य का कर्तव्य नहीं है, केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है, केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कर्तव्य नहीं है, केवल डीएम, सीएम और पीएम की ड्यूटी नहीं है, ये सारे देश के हर व्यक्ति की ड्यूटी है। इसमें राज्य भी शामिल है, हम भी शामिल हैं, मीडिया भी शामिल है, इंटेलेक्चुअल भी शामिल है, सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, हर वर्ग के लोग शामिल हैं। और इस प्रकार हम इस देश को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाएं, और आगे के दौर में अगले 2047 तक का जो हमारा लक्ष्य है, हम देश को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाएं कि सारा विश्व ये कहे कि हाँ, भारत एक मॉडल है हमारे लिए, भारत को हम विश्व गुरु बना सकते हैं। मैं फिर से रीवा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का, उनके प्रधानाचार्य महोदय और उनके अन्य अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। मैं जायसवाल साहब का भी धन्यवाद देता हूं, जो लगातार मेरे टच में रहे और बार बार उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं। मुझे बहुत खुशी है। आगे भी जब भी आप इस कार्यक्रम में मुझे बुलाएंगे या कोई भी मुझे कार्यक्रम में बुलाएगा तो मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे बहुत खुशी होगी।